हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 38। सॉरी गाइस, हमने 4 दिन का गैप लिया क्योंकि हम कहीं गए हुए थे। तो आज हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स का वो चैप्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ सप्लाई। इसको हम समझेंगे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ और इसमें जो जो एग्जाम्पल आएंगे उसको भी हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। पहले हम समझते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में। देखो, थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई दोनों एक है। थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये दोनों भी एक है। तो हम ये दोनों को मिलाकर रेफरेंस के साथ लेकर चलेंगे कि इसका और इसका थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मीनिंग क्या है? तो थॉमस ने कहा था, द सप्लाई ऑफ गुड्स इज क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन अ गिवन मार्केट एट अ गिवन टाइम एट वेरियस प्राइस। यानी कि सप्लाई किसी गुड्स का वो ऑफर सेल होता है, यानी कि वो परचेजिंग पावर होता है, परचेजिंग सेल्स पावर होता है जो एट अ गिवन टाइम एट अ गिवन प्राइस, यानी कि जो टाइम पे दिया गया और जो समय पर दिया गया उसको हम कहेंगे सप्लाई। ये किसने कहा था? थॉमस ने। अब समझते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक और सप्लाई में क्या अंतर होते हैं? देखो, स्टॉक किसे कहते हैं? तो द टर्म स्टॉक रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी लाइंग विथ द सेलर एट एनी गिवन टाइम इन द मार्केट। यानी कि स्टॉक उसे कहते हैं जो हम रखे हुए रहते हैं। मान लो हमने 1000 बोरी रखा, यानी कि हम एक होलसेलर या फिर एक डीलर हैं, तो डीलर ने 1000 बोरी रखा राइस का, और जो खरीदने वाले होलसेलर होंगे उसने 500 ही राइस का बोरी खरीदा। तो जो 500 राइस का बोरी खरीदा वो रहेगा मेरा सप्लाई, बट जो हमारे पास बच गया 500 राइस का बोरी वो रहेगा मेरा स्टॉक। यानी कि वैसे गुड्स जो हमारे अंदर है और जो हमने बेच दिया, हमारे जो अंदर रहेंगे वो रहेंगे स्टॉक, हमने जो बेच दिया वो रहेंगे सप्लाई। ओके, ये कंफर्म हो गया। देखो, डिस्टिंक्शन बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अब इसको समझो, सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में क्या अंतर है। तो इसमें दिया गया है, द क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन मार्केट एट अ गिवन टाइम। यानी कि एक प्राइस पे, एक मार्केट में और एक समय में उस गुड्स को सेल करना किसी परचेजर को, उसे हम कहेंगे सप्लाई। और इसने किसे दिया था? तो आंथोस मर्दून ने किया था। ओके, और सप्लाई किसे कहते हैं? तो द टर्म सप्लाई रेफर्स टू द इंटायर रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द गुड्स एंड इट्स प्राइस। यानी कि किसने कहा था? ये पार्किंग ने कहा था कि सप्लाई हम उसे कहेंगे जिसमें रिलेशनशिप होगा क्वांटिटी सप्लाई का और प्राइस के बीच का। ओके, इतना समझ में आया। अब देखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। देखो, हम इसको तो समझ लिए हैं, बट इसमें मेन होते हैं सप्लाई शेड्यूल। ओके, तो हम समझते हैं पहले सप्लाई शेड्यूल किसे कहते हैं। तो सप्लाई शेड्यूल is a tabular presentation of various quantity of a commodity offered for sale corresponding to different possible price। यानी कि ये सेम डिमांड की तरह है, डिमांड शेड्यूल की तरह। ओके, डिमांड शेड्यूल क्या कहता था? इट इज a tabular presentation and given the quantity of person given a price of a person is referred या फिर is presented to the tabular presentation, it is called demand schedule। और सप्लाई शेड्यूल क्या कहता है? तो सप्लाई शेड्यूल इज a tabular presentation of various quantity of a commodity offered for sale corresponding to different possible price। सेम बोला, उसमें भी वही है, इसमें भी वही है। इसमें कमोडिटी ऑफर्ड करता है सेल यानी कि खरीदने के लिए। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब समझते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल किसे कहते हैं।
तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल refers to supply schedule of an individual firm in a market. Individual supply schedule express different quantities supplied by a firm at different price during a period of time. यानी कि इसमें बोला गया है कि डिफरेंट सप्लाई शेड्यूल उसे कहेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल उसे कहेंगे जिसमें किसी एक फर्म का यानी कि किसी एक मार्केट में किसी एक फर्म का सप्लाई और प्राइस की क्वांटिटी को दिखाता हो, उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को टेबल 1 में दिया गया है, प्राइस ऑफ आइसक्रीम एंड क्वांटिटी सप्लाइड यूनिट। 5 रुपए में 0 रुपए सप्लाई था, 10 रुपए में 10 यूनिट सप्लाई हुआ, 15 में 20 यूनिट सप्लाई हुआ और 20 में 30 यूनिट सप्लाई हुआ। ओके, इतना समझ में आया। ये एक फर्म का है, हम मार्केट में पढ़ेंगे जो पूरे मार्केट के फर्म को बताएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल किसे कहते हैं, तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल उसे कहते हैं जो किसी मार्केट में किसी एक फर्म का, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक फर्म का प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई यूनिट दिखाता हो, तो उसे कहेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ओके, अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल किसे कहते हैं। देखो, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल अगर समझ में आया तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल बिल्कुल इजी है। कैसे, मार्केट सप्लाई शेड्यूल उसे कहते हैं जो किसी मार्केट में पूरे फर्म का प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड को दिखाता है टेबुलर प्रेजेंटेशन में, तो उसे हम कहेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल। फॉर एग्जांपल, तुम समझो कि एक मार्केट है, उस मार्केट में मात्र 2 ही फर्म है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का दोनों को जोड़कर जो मार्केट का प्राइस निकलेगा और टेबुलर प्रेजेंटेशन में जो आएगा, उसे हम कहेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल किसे कहते हैं, प्राइस ऑफ आइसक्रीम, सप्लाई ऑफ फर्म 1 और सप्लाई ऑफ फर्म 2, यानी कि पहला फर्म है और दूसरा फर्म है। तो 5 रुपए के प्राइस में 0 रुपए आया ए के और बी पे भी, 10 रुपए के प्राइस में ए पे 10 आया और बी पे 5 आया, और 15 रुपए के प्राइस में ए पे 20 आया, बी पे 10 आया, और 20 रुपए के प्राइस में ए पे 30 और बी पे 20, और इन दोनों को जोड़कर 15, 20 और 30 जोड़ 30 20 50, इन दोनों को जोड़कर निकाला गया मार्केट सप्लाई शेड्यूल, और इसे ही हम कहते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ओके, इतना समझा। अब समझो मार्केट हो गया, अब समझो सप्लाई कर्व किसे कहते हैं। देखो, सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व में एक ही अंतर होता है कि सप्लाई शेड्यूल हमें टेबुलर प्रेजेंटेशन देता है, जैसे कि टेबल के फॉर्म में है, बट सप्लाई कर्व का मतलब होता है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तुम खुद सोचो कि शेड्यूल यानी कि शेड्यूल के फॉर्म में देगा टेबुलर प्रेजेंटेशन, और कर्व यानी कि कर्व ग्राफिकल होता है, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वो देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इसी को हम कहेंगे सप्लाई कर्व। ओके, हमने क्या बोला कि सप्लाई कर्व किसे कहते हैं, तो सप्लाई कर्व हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देता है, किसका, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड प्राइस ऑफ क्वांटिटी। ओके, तो इसके 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व किसे कहते हैं, तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हम उसे कहेंगे जो हमारे मार्केट में किसी एक फर्म का प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई यूनिट को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देता हो, जैसे कि इसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया गया है, तो इसे हम कहेंगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ओके, अब समझो मार्केट सप्लाई कर्व किसे कहते हैं। मार्केट सप्लाई कर्व ठीक उसी प्रकार का होगा जिसमें हम सप्लाई शेड्यूल के साथ पढ़े थे। सप्लाई शेड्यूल के साथ क्या पढ़े थे, तो पूरे मार्केट में पूरे व्यक्ति का नहीं, पूरे व्यक्ति का भी पूरे यूनिट, पूरे फर्म की यूनिट को जोड़कर जो मार्केट सप्लाई यूनिट निकलेगा, उसे हम कहेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जैसे कि ए फर्म और बी फर्म को जोड़ दिया तो मिल गया मार्केट सप्लाई, उसी को हम कहेंगे इसमें कि ए फर्म और बी फर्म को जोड़कर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन निकाल दिए, तो उसे को हम कह देंगे मार्केट सप्लाई कर्व। ओके, इतना हमने देखा। अब हम देखते हैं इसके मेन टॉपिक्स, सप्लाई, फंक्शन और या फिर डिटरमिनेशन ऑफ सप्लाई। डिटरमिनेशन ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं, पहले समझो डिटरमिनेशन ऑफ सप्लाई होता क्या है। तो डिटरमिनेशन ऑफ सप्लाई उसे कहते हैं जिसमें प्राइस के चेंज होने की वजह से या फिर किस चीजों की चेंज होने की वजह से सप्लाई में फ्लक्चुएशन आता है, यानी कि उसमें गिरावट आता है या फिर उसमें बढ़ावट आता है। तो इसमें एक फॉर्मूला दिया गया है, एस एक्स बराबर एस यानी कि सप्लाई, एक्स यानी कि कमोडिटी,
एफ यानी कि फंक्शन किस पे, तो पी एक्स यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एन एफ नंबर ऑफ फर्म, जी गोल ऑफ फर्म, पी एफ यानी कि क्या, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टी टेक्नोलॉजी, ई एक्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस और जीपी गवर्नमेंट पॉलिसी। ये देखा, अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि कैसे ये होता है। पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी जिसमें हमने देखा था डिमांड के बिहाफ में कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है और डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है। ओके, इतना देखा था। इसमें हम देखेंगे कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। ये हो जाएगा हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स किसे कहते हैं, देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हम डिमांड में पढ़े थे, ये दोनों में चलता है, सब्स्टिट्यूट में भी और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी, लेकिन इसमें स्पेशली सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर ध्यान दिया गया है, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर लेकर चलेंगे। जैसे कि टी बढ़ा तो सप्लाई टी का बढ़ेगा, कॉफी का घटेगा। अगर टी का सप्लाई घटेगा और प्राइस घटेगा तो सप्लाई किसका बढ़ेगा, कॉफी का, और कॉफी का प्राइस भी बढ़ेगा। इसमें देख सकते हैं कि प्राइस बढ़ा घटा घटा बढ़ा। ओके, ये हो गया हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देखो नंबर ऑफ फर्म, नंबर ऑफ फर्म। तुम सोचो कि अगर किसी ग्रुप में, किसी एक सेक्टर में, उस सेक्टर में उसके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए, तो उस कॉम्पिटिटर को मैनेज करने के लिए हमने 10 फर्म खोल दिया कि हमने जो 10 फर्म खोला उस 10 फर्म से ही हम compete करेंगे ताकि हमारा नंबर ऑफ फर्म बढ़े और हमारा प्रॉफिट बढ़े। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ फर्म। चौथा गोल ऑफ फर्म। समझो किसी भी बिजनेस का सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होता है, प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट होगा उतना हम बिजनेस को बढ़ाएंगे। ये हो जाएगा हमारा गोल ऑफ फर्म, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट ही गोल होता है फर्म का। पांचवा प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे सोचो इस पेन का बनने का कॉस्ट कितना आता होगा, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए। अगर इसी पेन का कॉस्ट 4 रुपए हो जाए और सेलिंग प्राइस 5 रुपए हो जाए तो क्या ये बिकेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस एग्जैक्ट वही है जो पहले था, लेकिन इसका क्या, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। और पहले हमने देखा था कि अभी इसका प्राइस मान लो 2 रुपए है और सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, और अब 2026 में इसका सेलिंग प्राइस 10 रुपए है बट मेकिंग कॉस्ट 9 रुपए है, तो इसका सेल्स गिर जाएगा। और इसे हम कहते हैं प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसमें मेकिंग कॉस्ट बढ़ जाने से और सेलिंग कॉस्ट घट जाती है। छठा चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से भी हमारा फ्लक्चुएशन आता है। कैसे, तुम सोचो एक पेड़ को बनाने में, यानी कि एक चेयर को बनाने में इंडिया को 2 पेड़ लगते हैं, या फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लो इस पेन को बनाने में इंडिया को 4 दिन लगते हैं, लेकिन इसी पेन को बनाने में चाइना को 2 दिन लगते हैं। तो उसमें क्या चेंज आता है, टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो क्या इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है वो तो बहुत बेकार है, तो उसमें ये 4 दिन लगाया तो ये जाकर बना। लेकिन चाइना में टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है तो उसमें जाकर ये 2 दिन में बन गया। उसे ही हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। इसमें टाइम की बचत होगी और कॉस्ट की भी। अब देखो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। मान लो इसी प्राइस को हम लेते हैं, ये भी 10 रुपए में बिक रहा है, तो ये जो अभी 10 रुपए में बिक रहा है, अगर ये फ्यूचर में जाकर 15 रुपए हो गया तो क्या हम इसे खरीदेंगे, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि हम इसका प्राइस अभी मानते हैं कि 10 रुपए है, बट भविष्य में जाकर इसके प्राइस बढ़ेगी तो हम इसके अल्टरनेट कोई भी सब्स्टिट्यूट पेन खरीद सकते हैं, जैसे कि लिंक का, पेंटोनिक का, ओएक्स का, ये सब का पेन खरीद सकते हैं। ये भी माला के सस्ता है, बट अगर ये महंगा हो गया तो हम उसी को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स की कैटेगरी में आता है। तो हमने देखा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अब देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। चलो मानो अगर किसी गवर्नमेंट ने एक, मान लो पटना में उसने सब्सिडी लागू किया कि हर बिजनेस को, जो बिजनेस स्टार्ट करेगा उसको 10 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगा, तो क्या पटना में बहुत बिजनेस खुलेंगे या फिर नहीं? अब बेसिक बात है कि बिजनेस खुलेंगे। और उसी को हम देखते हैं कि दिल्ली में टैक्स बढ़ा दिया गया है कि
कोई भी प्रोडक्ट सेल होगा, कोई भी स्टार्टअप आएगा, कितने भी इनकम आएंगे तो उसमें तुम्हारे 50% या फिर 50% टैक्स हमें देना होगा। तो उसमें हमारा मेकिंग कॉस्ट और हमारा बिजनेसेस बहुत ही घाटे में जाएगा, तो हम बिजनेस बंद कर देंगे। इसे हम कहते हैं टैक्सेशन और सब्सिडी। ओके, हमने सोचा, हमने माना कि आपको सप्लाई और डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई आ चुका होगा। अब समझते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि कौन से जगह हैं जहां पर लॉ काम नहीं करती है। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमने डॉली से लेते हैं कि उसने क्या बोला था। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीन इक्वल, द हायर द प्राइस, द ग्रेटर द क्वांटिटी सप्लाइड और द लोअर द प्राइस, द स्मॉलर द क्वांटिटी सप्लाइड। इन अदर वर्ड, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड इट्स सप्लाई। हमने देखा कि जिसमें प्राइस की घटने और बढ़ने की क्या संभावनाएं आती हैं डिटरमिनेशन ऑफ सप्लाई के बीच में, उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। अब इसको देखते हैं एक्सप्लेन कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने का एक अच्छी तरीका है टेबल। सप्लाई शेड्यूल बनाया, सप्लाई शेड्यूल में क्या है 10 रुपए, सप्लाई शेड्यूल 100 रुपए, सप्लाई शेड्यूल 11 रुपए, तो 20 200 रुपए, 12 रुपए तो 300 रुपए, ये ऐसे कर्व गया है। ओके, अब इसका ऑब्जेक्शन देख, ऑब्जेक्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो ऐसे लॉ ऑफ सप्लाई जिसमें हम कुछ भी चीज ना कर कर उसके रूल्स के मुताबिक ना चले। देखो, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। तुम ऐसे समझ सकते हो कि जो भी फंक्शनल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आएगा उसको तुम्हें कांस्टेंट रखना है, यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी को कांस्टेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को कांस्टेंट, नंबर ऑफ फर्म को कांस्टेंट, गोल ऑफ फर्म को कांस्टेंट, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट, टी को कांस्टेंट, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को कांस्टेंट, जी गवर्नमेंट पॉलिसी को कांस्टेंट। अगर इन सबको हम कांस्टेंट रखेंगे तो हमारा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तुम खुद देखो ना कैसे हो रहा है। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज यानी कि चेंज ही नहीं करना है, कांस्टेंट रखना है। देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्ट, नो चेंज, चेंज ही नहीं करना है, नो चेंज, नहीं चेंज करना, डू नॉट प्रोडक्ट डू नॉट एक्सेप्ट चेंज इन द प्राइस, करना ही नहीं है तुम। ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। बट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई भी होता है, तो उसको कैसे देखेंगे। तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड्स में नॉट टेक प्लेस अंडर द फॉलोइंग कंसीडर। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप करता ही है क्योंकि सप्लाई शेड्यूल ही बोला गया है। पहला, दिस लॉ may not hold firm on agriculture product based on the nature and factories। तुम खुद सोचो कि अगर किसी गुड्स का प्राइस बढ़ गया है तो उसमें क्या एग्रीकल्चर का कोई इफेक्ट होगा। मान लो अभी हमने धान बोया, तो धान की कटने का समय है 6 से 7 महीने के बीच में, तो बीच में 3 महीने के बाद ही उस धान का प्राइस बढ़ गया, लेकिन 3 महीने के बीच में उस धान का प्रोडक्शन अच्छी तरह से नहीं हुआ। वो कब होगा, 7 महीने के बाद। तो 3 महीने के बीच में जो धान का प्राइस बढ़ा है, तो क्या हम इसे काट सकते हैं, क्या हम इसको काट सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसको अच्छी तरह से प्रोड्यूस करने में 4 महीने और लगेंगे। तो सेम इसी का ये हो जाएगा हमारा प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर के बेस। दूसरा, सम गुड्स हैविंग सोशल डिस्टेंसिंग रिमेन्स लिमिटेड ऑन सप्लाई, जैसे कि समझो डायमंड। इसमें क्या बोला गया है, मानो किसी गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो उस गुड्स का प्राइस क्या अभी हम ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचा कि हमने 20 करोड़ का डायमंड खरीदना है ज्वेलरी से, तो ज्वेलरी वाले के पास 20 करोड़ का डायमंड भी तो होना चाहिए, लेकिन उसके पास अभी है नहीं। वो आएगा मान लो डीलर के पास से 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद ही इस कंज्यूमर को पैसा मिलेगा और डायमंड मिलेगा। इसे ही हम कहते हैं कि डिस्टेंशन रिमेन्स लिमिटेड ऑन सप्लाई, सप्लाई लिमिटेड रहना चाहिए। अगर डायमंड हर ज्वेलरी में आ जाए तो बहुत सी ज्यादा चोरी होने लगेगी, बस उसी तरीका है। और तीसरा, सेल्स बाय विलिंग टू सेल क्वांटिटी एंड प्रोवाइड गुड्स एंड ऑल अदर प्रेजेंट फीलिंग, फीलिंग को भी बेच सकते हैं। ओके, हमने इतना समझा, अब क्या और समझे। हमने तुम्हें बताया था एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई।
जिसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है और अदर्स में चेंज आता है, तो उसे हम बोल देंगे एक्सेप्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और दूसरा जिसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है, क्वांटिटी सप्लाई चेंज होता है, उसे हम कहेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड। वही है, सेम है। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं, तो जिसमें प्राइस कांस्टेंट हो, अदर्स में चेंज आए। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई किसे कहेंगे, जिसमें प्राइस कांस्टेंट हो, ओके। और इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई किसे कहेंगे, तो जिसमें प्राइस कांस्टेंट ना हो और अदर्स कांस्टेंट हो, उसे हम कहेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई। तो गाइस, हमने यहाँ तक देखा, कल देखेंगे टाइम पीरियड के बारे में। और एक खुशखबरी कि हमारी टेस्ट शुरू होने वाली है, कल का 9 बजे टाइमिंग सेट है। तो मिलते हैं कल बिल्कुल 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।